इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती और उन्हें किसी ऐसे क्षेत्र में अचानक सफलता मिल जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तमिलनाडु में भी ऐसी ही एक कहानी सामने आती है जिसमें एक 23 साल का नौजवान शामिल है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो और एक फाइटर जेट पायलट बने। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और एयरफोर्स का एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लिया। लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। वो अपने घर की छत से फिसलकर नीचे गिर गया। इस हादसे की वजह से उसकी बाईं आंख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। नतीजतन जहां उसकी एक आंख की रोशनी तो ठीक रही, वहीं दूसरी आंख की रोशनी कम हो गई। आंखों की इस कमजोरी की वजह से वो नौजवान एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए जरूरी मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया। आंखों की सर्जरी करवाने के बाद भी वो मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया। बचपन से देखा गया उसका सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात से उसका दिल टूट गया और उसे लगा जैसे वो जिंदगी में हार गया हो। लेकिन आज की बात करें तो वही इंसान भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक IDFC फर्स्ट बैंक का संस्थापक बन चुका है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि श्री वी वैद्यनाथन है। यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस इंसान का सपना इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना था, वो बैंकिंग सेक्टर में कैसे आ गया। वैद्यनाथन ने अपने करियर की शुरुआत एक आम बैंक कर्मचारी के तौर पर की थी। आगे चलकर उन्होंने एक ऐसे बैंक की कमान संभाली जो बंद होने की कगार पर था और उसे एक मुनाफा कमाने वाले 50,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले बड़े बिजनेस में बदल दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने इसे एक सफल बिजनेस में कैसे बदला। एयरफोर्स की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित होने के बाद वैद्यनाथन को रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए एडमिशन मिल गया। लेकिन उनके पास चेन्नई से रांची जाकर अपनी पढ़ाई करने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वैद्यनाथन ने एयरफोर्स में शामिल होने के खास मकसद से ही इतनी मन लगाकर पढ़ाई की थी। फिर भी जब उनके गणित के टीचर ने देखा कि वे इस लक्ष्य को पाने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने ये पक्का करने की ठान ली कि वैद्यनाथन बिरला इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें और जिंदगी में एक कामयाब मुकाम हासिल करें। उन्हें 500 रुपए की आर्थिक मदद दी और उन्हें चेन्नई से रांची के लिए रवाना कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वैद्यनाथन ने 1990 में सिटी बैंक में एक आम बैंक कर्मचारी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अगले 10 सालों तक सिटी बैंक में काम करना जारी रखा। सिटी बैंक में मिले अनुभव का फायदा उठाते हुए वे साल 2000 में ICICI बैंक से जुड़ गए। लगभग एक दशक तक वैद्यनाथन ने ICICI बैंक की तरक्की और विकास को आगे बढ़ाने के लिए सिटी बैंक से हासिल किए गए अपने पूरे ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल किया। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि उन्होंने ये कैसे किया। साल 2001 तक ICICI बैंक उस तरह से काम नहीं करता था जैसा वो आज करता है। उस समय वे जिस तरह का कारोबार करते थे, उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बुनियादी फर्क समझना होगा। आमतौर पर बैंकिंग सेक्टर कर्जों को दो तरहों में बांटता है, होलसेल कर्ज और रिटेल कर्ज। होलसेल कर्ज में बड़ी बड़ी कंपनियों, कारोबारों और वित्तीय संस्थाओं को बड़ी रकम उधार देना शामिल है। इस श्रेणी को होलसेल लेंडिंग कहा जाता है। दूसरी तरफ रिटेल कर्ज हम जैसे आम लोगों के लिए बैंक, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन और पर्सनल लोन देते हैं। इन सभी को मिलाकर रिटेल लोन कहा जाता है। आप ये फर्क समझ गए हैं ना? अगर हाँ, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ये शब्द बार बार आते रहेंगे। साल 2001 के आसपास ICICI बैंक मुख्य रूप से अपने कारोबार पर होलसेल कर्ज पर ही ध्यान देता था, लेकिन अचानक उनका ध्यान होलसेल लेंडिंग से हटकर रिटेल लेंडिंग पर चला गया। उन्होंने आम लोगों से जमा स्वीकार करने का फैसला किया और फिर उसी पैसे को उन्हें पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन के तौर पर वापस उधार देना शुरू कर दिया। इस रणनीति को लागू करने के लिए ICICI बैंक को अपने कारोबार का काफी विस्तार करने की जरूरत थी, खास तौर पर देश भर के शहरों में बैंक की शाखाएं खोलकर, ताकि उनकी सेवाएं आम आदमी तक पहुंच सकें। इस पूरी प्रक्रिया की अगुवाई श्री वैद्यनाथन ने की, जिनके पास 10 साल का पेशेवर अनुभव था। उन्होंने ICICI बैंक के रिटेल बिजनेस को इतनी सफलतापूर्वक विकसित और विस्तारित किया कि उन्होंने बैंक की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी संस्था के रूप में देखे जाने से जो केवल बड़े निगमों और व्यापारियों को सेवाएं देती थी, उन्होंने इसे एक ऐसे बैंक में बदल दिया जहां हर आम नागरिक अपना पैसा जमा करने के लिए बेझिझक जा सकता था।
परिणाम स्वरूप महज 32 साल की उम्र में आईसीआईसीआई बैंक ने वैद्यनाथन को अपने पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन का सीईओ नियुक्त कर दिया। एक व्यक्ति जिसे 23 साल की उम्र में लगता था कि वो जीवन में असफल हो गया है, 32 साल की उम्र तक आते आते एक प्राइवेट बैंक का सीईओ बन गया। जरा देखिए कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। 2001 से 2010 तक फैले इस 10 साल के दौर में श्री वैद्यनाथन ने आईसीआईसीआई बैंक के भीतर कई डिवीजनों में काम किया, जिनमें पर्सनल फाइनेंस, रिटेल लेंडिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जीवन बीमा आदि शामिल थे। इस प्रक्रिया के दौरान वैद्यनाथन को एक गहरी समझ हासिल हुई कि भारत में किसी बैंक या वित्तीय संस्था को बड़ी सफलता पाने के लिए उसका ध्यान बड़े पैमाने के व्यवसायों या कॉरपोरेट संस्थाओं पर नहीं, बल्कि आम लोगों पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई भी संगठन वास्तव में महानता की ऊंचाइयों को तभी छूता है जब वो आम जनता के साथ व्यापार करता है। आप जल्द ही ठीक समझ जाएंगे कि ये सब कैसे होता है। वर्ष 2010 तक वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उस समय तक वो पहले से ही एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी और सैलरी भी बहुत बढ़िया थी। अगर वो चाहते तो पूरी शांति और सुकून के साथ अपनी वही जिंदगी जीते रह सकते थे। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। ये समझने के लिए कि वो मौका क्या था, आपको सबसे पहले एक दूसरी कंपनी के बारे में जानना होगा, बिग बाजार। आप में से कई लोग शायद बिग बाजार से पहले से ही परिचित होंगे, है ना? इस कंपनी के संस्थापक हैं किशोर बियानी। वो फ्यूचर ग्रुप नाम के एक बड़े कारोबारी समूह के मालिक हैं, जिसके तहत कई तरह के कारोबार चलते थे, जैसे बिग बाजार, पैंटलून्स, ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल और दूसरे कई। ये सभी संस्थाएं किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप का एक अहम हिस्सा थीं। इन रिटेल कारोबारों के अलावा फ्यूचर ग्रुप के पास एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी थी, जो असल में एक ऐसी फाइनेंस कंपनी थी जिसका काम बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देना था। इस संस्था का नाम था फ्यूचर कैपिटल। साल 2010 के आसपास फ्यूचर कैपिटल गहरे वित्तीय घाटे में डूब चुकी थी। कई बड़ी कंपनियों ने जिन्होंने इस फर्म से लोन लिया था, उसे चुकाने में आनाकानी की और इस तरह एक तरह से उन्होंने लोन देने वाली कंपनी के साथ धोखा ही किया। क्या करें और कैसे आगे बढ़ें, इस उलझन और अनिश्चितता के बीच किशोर बियानी ने यह पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपनी कंपनी को दोबारा मुनाफे में लाना ही है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे पार्टनर की तलाश शुरू की जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा अनुभव रखता हो और उनके कारोबार में शामिल हो सके। इसी तलाश के दौरान किशोर बियानी की मुलाकात वी वैद्यनाथन से हुई, वही शख्स जिन्हें आईसीआईसीआई बैंक के पूरे स्वरूप में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का श्रेय दिया जाता है। किशोर बियानी ने वैद्यनाथन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो उनकी कंपनी फ्यूचर कैपिटल में 10% की हिस्सेदारी खरीद लें और अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके कंपनी को दोबारा मुनाफे की राह पर लाने में मदद करें। आमतौर पर देखा जाए तो किसी भी आम इंसान के लिए घाटे में चल रही कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन मिस्टर वैद्यनाथन के लिए, जिन्हें किसी भी कारोबार को घाटे से निकालकर दोबारा मुनाफे में लाने की गहरी समझ थी, ये एक बेहतरीन मौका लग रहा था। हालांकि उनके सामने बस एक ही अड़चन थी और वो ये कि कंपनी में 10% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए उनके पास जरूरी पैसे नहीं थे। आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला करते हुए उन्होंने अपना घर, जमीन और शेयर, ऐसी संपत्तियां जिन्हें उन्होंने 40 सालों की कड़ी मेहनत से जमा किया था, गिरवी रखकर 78 करोड़ रुपए का लोन लिया। इस लोन से उन्होंने फ्यूचर कैपिटल में 10% हिस्सेदारी सफलतापूर्वक खरीद ली। इसके बाद उनके सामने एक ही बड़ी चुनौती थी, उन्हें किसी भी तरह से कंपनी को फिर से मुनाफे में लाना था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनका पूरा परिवार और वे खुद भी कंगाल हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और संपत्तियां इसी काम में लगा दी थीं। फ्यूचर कैपिटल को फिर से मुनाफे में लाने के लिए रणनीति बनाने के लिए श्री वैद्यनाथन ने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इस दौरान उन्हें एक खास फॉर्मूला मिला, एक ऐसी रणनीति जिसे बाजार में उदय कोटक नाम के एक व्यक्ति ने पहले ही सफलतापूर्वक आजमा लिया था। आप सोच रहे होंगे, उदय कोटक कौन है? चलिए मैं बताता हूँ। आप सभी कोटक महिंद्रा बैंक से तो परिचित ही होंगे, है ना? उदय कोटक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने जिस फॉर्मूले को सफलतापूर्वक आजमाया था, उसमें सबसे पहले एक मुनाफा कमाने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाना और उसके बाद आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस लेकर उस नॉन बैंकिंग कंपनी को एक पूरे बैंक में बदलना शामिल था। ये एक ऐसी रणनीति थी जिससे बाजार में जबरदस्त सफलता मिली थी। असल में कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपनी शुरुआत एक फाइनेंस कंपनी के तौर पर ही की थी। 2003 में आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद वही फाइनेंस कंपनी आज एक सफल प्राइवेट बैंक में बदल चुकी है। क्या आप समझे?
वैद्यनाथन भी फ्यूचर कैपिटल में ठीक यही फॉर्मूला लागू करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें सबसे पहले कंपनी को फिर से मुनाफे में लाना जरूरी था। लगभग 2010 तक फ्यूचर कैपिटल को हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि बड़े बिल्डर और बड़ी कंपनियां जिन्होंने कंपनी से लोन लिया था उसे चुकाने के बजाय लोन पर डिफॉल्ट कर रही थीं, यानी लोन नहीं चुका पा रही थीं। इस रुझान को देखते हुए वैद्यनाथन ने तुरंत बड़े बिल्डरों और जाने माने कारोबारियों को लोन देना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान MSME को लोन देने पर केंद्रित किया, यानी उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लोन देना शुरू कर दिया। इस रणनीति से कंपनी का जोखिम कम हुआ। अगर कोई एक बड़ी कंपनी 100 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर देती तो कंपनी को कुल 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता। इसके विपरीत अगर वही पूंजी 10 से 15 छोटी कंपनियों में लोन के तौर पर बांटी जाती तो 1 या 2 उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट करने से कंपनी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जहां बड़ी कंपनियां अक्सर लोन चुकाने से बचने की रणनीतियां बनाती हैं, वहीं छोटे उद्यमों की सोच आमतौर पर यह होती है कि उन्हें हर हाल में अपना लोन चुकाना है। क्या आप इसके पीछे का तर्क समझ पा रहे हैं? इसी पैटर्न का पालन करके 2010 में श्री वैद्यनाथन में फ्यूचर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जिसे 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, को सिर्फ 2 सालों के अंदर ही एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया, जिसने 350 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी दौरान जब कंपनी मुनाफे में चल रही थी तभी उसे बेचने का फैसला कर लिया। ये बात पता चलने पर और ये तय करके कि जिस कंपनी को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था उसे वे अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, श्री वैद्यनाथन ने अपनी जान पहचान की एक इन्वेस्टमेंट फर्म से संपर्क किया और उन्हें फ्यूचर कैपिटल को खरीदने का सुझाव दिया। वो इन्वेस्टमेंट फर्म वॉरबर्ग पिंकस थी। 2012 में उन्होंने फ्यूचर कैपिटल को 800 करोड़ रुपए में खरीद लिया और बाद में उसका नाम बदलकर कैपिटल फर्स्ट रख दिया। हालांकि खरीदने के समय एक मुख्य शर्त ये रखी गई थी कि कंपनी बिक जाने के बाद भी उसका मैनेजमेंट श्री वैद्यनाथन ही संभालेंगे। इस शर्त को मानते हुए श्री वैद्यनाथन ने 2012 से 2018 तक कैपिटल फर्स्ट को लीड किया और उसे सफलतापूर्वक एक बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाली और तेजी से बढ़ने वाली NBFC में बदल दिया। जिस कंपनी को 2012 में 800 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, 2018 तक उसकी वैल्यूएशन बढ़कर 8000 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह आखिरकार वो समय आ ही गया जब श्री उदय कोटक द्वारा पहले बताई गई रणनीति को लागू किया जा सके, यानी इस फाइनेंस कंपनी कैपिटल फर्स्ट को एक पूरी तरह से काम करने वाले बैंक में बदलना। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सफलतापूर्वक चल रही फाइनेंस कंपनी को बैंक में बदलने की ज़रूरत ही क्या है? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो इसके पीछे का राज ये है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बैंक और NBFC दोनों ही ग्राहकों को लोन देते हैं, लेकिन बैंक ग्राहकों को सेविंग्स और करंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी देते हैं। परिणाम स्वरूप जब ग्राहक इन अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उन्हीं जमा पैसों का इस्तेमाल करके दूसरे ग्राहकों को लोन देते हैं। दूसरी ओर NBFCs का काम करने का तरीका अलग होता है। वे ग्राहकों को सेविंग्स या करंट अकाउंट की सुविधा नहीं देते और न ही वे जमा पैसे स्वीकार करते हैं। इसलिए लोन देने के लिए ज़रूरी कैपिटल जुटाने के लिए NBFCs को दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं और फिर वे उन्हीं पैसों को अपने ग्राहकों को लोन के तौर पर देते हैं। अब अगर किसी NBFC को बैंक में बदल दिया जाए तो ग्राहक उसमें सेविंग्स और करंट अकाउंट खोल सकेंगे और अपना पैसा वहां जमा कर सकेंगे। बैंक के नज़रिए से देखें तो इससे उन्हें अपना कारोबार चलाने के लिए असल में पूंजी मिल जाती है, जो लगभग पूरी तरह से मुफ्त होती है। मैं इसे मुफ्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंक आमतौर पर करंट अकाउंट में जमा पैसों पर 1 भी रुपया ब्याज के तौर पर नहीं देते। यहां तक कि सेविंग्स अकाउंट पर भी बैंक शायद ही कभी 2 से 3% से ज्यादा ब्याज दर देते हैं। इस तरह व्यावहारिक तौर पर पूंजी का ये पूरा भंडार बैंक को बिजनेस के लिए लगभग बिना किसी लागत के उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद बैंक इसी पैसे को ग्राहकों को लोन के रूप में देता है, लेकिन काफी ज्यादा ब्याज दरों पर। असल में किसी फाइनेंशियल कंपनी को बैंक में बदलने के पीछे यही रणनीतिक वजह होती है। श्री वैद्यनाथन ने कैपिटल फर्स्ट नाम की एक NBFC के साथ ठीक यही रणनीति लागू करने की कोशिश की थी। इस कंपनी कैपिटल फर्स्ट को एक बैंक में बदलने के 2 संभावित रास्ते हैं। एक ये कि सीधे RBI से संपर्क किया जाए और बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाए। दूसरा ये कि इसे किसी ऐसे मौजूदा निजी बैंक के साथ मिला दिया जाए जिसके पास पहले से ही बैंकिंग लाइसेंस हो। क्या ये बात साफ है? अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और एक दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी ने 1997 में एक NBFC के तौर पर अपना सफर शुरू किया था।
जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कई कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। IDFC ही वो संस्था है जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है। 1997 से 2014 तक सफलतापूर्वक काम करने के बाद IDFC ने भी 2014 में RBI से एक लाइसेंस के लिए आवेदन किया ताकि वो एक फाइनेंस कंपनी से बैंक में बदल सके। IDFC को 2014 में अपना लाइसेंस मिल गया। हालांकि लाइसेंस मिलने के बाद पूरी IDFC संस्था एक बैंक में नहीं बदली, बल्कि कंपनी के भीतर मौजूद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस डिवीजन ही एक बैंकिंग संस्था में बदले गए। नतीजतन IDFC कंपनी दो अलग अलग संस्थाओं में बंट गई, IDFC लिमिटेड और IDFC बैंक। जैसे ही IDFC बैंक ने अपना काम शुरू किया, कई कंपनियां जिन्होंने उससे कर्ज लिया था, उन्होंने कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप IDFC बैंक को गंभीर वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसे ऐसे शब्दों में कहें जो आप आसानी से समझ सकें, IDFC बैंक इस समय ठीक वैसी ही मुश्किल में फंसा हुआ है जैसी मुश्किल का सामना कभी किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर कैपिटल ने किया था। ये एक ऐसी स्थिति थी जो ग्राहकों द्वारा लिए गए कर्ज को ना चुका पाने के कारण पैदा हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए कंपनी के संस्थापकों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। उन्होंने श्री V वैद्यनाथन, जो समस्याओं को हल करने में माहिर थे, से संपर्क किया और उनके साथ बातचीत की। यहाँ मुख्य मुद्दा ये था कि IDFC बैंक को दोबारा मुनाफे में लाने के लिए उन्हें एक ऐसी मैनेजमेंट टीम की जरूरत थी जिसके पास काफी अनुभव हो। दूसरी तरफ श्री वैद्यनाथन की कंपनी कैपिटल फर्स्ट को एक बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत थी। चूंकि IDFC को जिस मैनेजमेंट विशेषज्ञता की जरूरत थी वो कैपिटल फर्स्ट के पास थी, और कैपिटल फर्स्ट को जिस बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत थी वो IDFC बैंक के पास था। इसलिए ये विचार सामने आया कि दोनों कंपनियों का आपस में विलय दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसी सोच पर चलते हुए IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट ने 2018 में मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक बनाया। इसके बाद श्री वैद्यनाथन ने IDFC फर्स्ट बैंक में भी अपनी खास रणनीति, अपनी पुरानी रणनीति को लागू किया। इसमें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को सैकड़ों या हजारों करोड़ के लोन देने की प्रथा को काफी हद तक कम करना और इसके बजाय छोटे स्टार्टअप्स और हम जैसे आम लोगों को ज्यादा लोन देने पर ध्यान देना शामिल था। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। 2018 में जब IDFC फर्स्ट बैंक शुरू हुआ था तो बैंक की लोन बुक की जांच से पता चला कि उसके पोर्टफोलियो का 72% हिस्सा होलसेल लोन का था, यानी उनके पास मौजूद 72% पूंजी कॉरपोरेट कंपनियों को लोन के तौर पर दी गई थी। हालांकि 2022 तक श्री वैद्यनाथन ने इस आंकड़े को सफलतापूर्वक घटाकर 16% कर दिया था और साथ ही रिटेल लोन का हिस्सा 13% से बढ़ाकर 52% कर दिया था। इस रणनीतिक बदलाव के सीधे परिणाम स्वरूप IDFC फर्स्ट बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काफी कमी आई। दूसरे शब्दों में कहें तो लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं की संख्या में काफी गिरावट आई। आखिरकार श्री वैद्यनाथन जिस मूल सिद्धांत में पक्का विश्वास रखते हैं वो ये कि सरकार, चाहे वो कोई सरकारी बैंक हो या निजी बैंक, बड़े नुकसान से बचने और स्थिर लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ हासिल करने के लिए उसका मुख्य ध्यान रिटेल बिजनेस पर ही होना चाहिए। यानी अगर कोई संस्था आम जनता को लोन दे सकती है और उनका भरोसा जीत सकती है तो वो एक बेहद सफल और मुनाफा कमाने वाली संस्था बन जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में लोन डिफॉल्ट के मामलों में रिटेल उधारकर्ताओं की तुलना में कॉरपोरेट कंपनियों में डिफॉल्ट की दर ज्यादा होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और बाद में डिफॉल्ट करते हैं, उनमें कॉरपोरेट कंपनियां आम जनता की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी रकम चुकाने से बचने या चुकाने में नाकाम होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब क्या आप समझते हैं कि श्री वैद्यनाथन रिटेल बिजनेस सेगमेंट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस आसान सी रणनीति को अपनाकर श्री वैद्यनाथन ने IDFC बैंक, जिसकी वैल्यू 2016 में 16,000 करोड़ रुपए थी, का पूरे देश में सफलतापूर्वक विस्तार किया है और आज इसे 50,000 करोड़ के एक बड़े उद्यम में बदल दिया है। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक अब देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। अंत में अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।